दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे आ गया, तो लोग पीछे भाग रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे आ गया। तो ऐसा क्या हो गया इकोनॉमिक सर्वे आ गया? क्या इकोनॉमिक सर्वे से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं? 150 क्वेश्चन आने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इससे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, ट्रेंड्स, एनालिसिस और हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स में 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है। पर ये सब अकेले में नहीं। जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो इसके साथ-साथ जो तथ्य हैं इकोनॉमी के बेसिक है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तभी इकोनॉमिक सर्वे का मजा है। हम आज ये सेशन आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अगले 30 मिनट में हमारी ये कोशिश है दिखाने की कि मुझे कहाँ रुकना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि यूपीएससी इकोनॉमिक सर्वे को टेक्स्ट बुक नहीं मानती। तो आप उसको टेक्स्ट बुक रीडिंग अगर लगाएँगे तो 750 पेजेज़ है सर, परेशान हो जाएँगे। इससे अच्छा है स्ट्रैटेजिकली वहां रुक जाइए कि फैक्ट्स हो, कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हो, कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस हो, कुछ टर्मिनोलॉजीज हो जहां पर मैं अपना आंसर दे सकूं। ये आपको कोशिश करनी होगी। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन अगर स्टैटिक है तो आपके इकोनॉमी से हो जाएगा, बेसिक से। पर अगर क्वेश्चन में एनालिसिस से ट्रेंड है तो इकोनॉमिक सर्वे का ही जरूरत पड़ेगा। और पिछले 10 साल का चिट्ठा उठा के देख लीजिए, ट्रेंड एनालिसिस पूछा है। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी हम बात करते हैं, एक डिक्रीज हो रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री में, ये क्या दर्शाता है? ये बेसिक इकोनॉमी है। पर जब इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया जा रहा है कि देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए, ये एनालिसिस का पार्ट है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको क्या लगता है? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। Tax revenue as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. Fiscal deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लास्ट डिकेड में पिछले 5 साल में क्या मेरा टैक्स टू जीडीपी, फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंटल एंटिटीज, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। मतलब बहुत लॉजिकल पॉलिसी वाले ही स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, और ये सब पीवाईक्यूज है। तो आपको ये देखना है कि भाई मुझे इकोनॉमी के बेसिक पढ़कर तो मुझे पता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, बाहर से बोरोइंग कैसे होती है, पर उसका ट्रेंड क्या है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे ही देता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे को अपने फैक्ट, ट्रेंड एनालिसिस, रिजर्शन, रीजन एजर्शन में लगाकर देखिए। हम आपके सामने पेश करते हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे, जो कि कोशिश करेंगे कि हम आधे घंटे में आपको काफी चीज यहाँ पर बता ले जाएंगे। आपको बस एक कोशिश करनी है हमारे साथ कि आप लगे रहें, आप सुन ले कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा ये दिया जाता है, और इसको हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो बनाए, आप उनका लेटर भी देख सकते हैं। अच्छा खासा उन्होंने एक लेटर दिया है कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है जिसको हमने आपको एक्सेसिबल बना दिया है। वी अनंत नागेश्वर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। बहुत सारा टेबल ऑफ कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। हम एक एक करके कुछ चर्चा करते हैं, देखते हैं आप इसमें कितना बेहतर पकड़ पाते हैं। देखिए, सबसे पहले चालू होता है दिखाते हुए कि आज की जो ग्लोबल पॉलिसी बन रही है, वो ग्लोबल पॉलिसी जो बन रही है वो सिक्योरिटी को देखकर बन रही है, वो पॉलिटिकल एफिलिएशन को देखकर बन रही है, ना कि एफिशिएंसी को देखकर बन रही है। मतलब आज की जो ग्लोबल पॉलिसीज हैं वो यूएस को सुनाना चाह रहे हैं हम लोग कि ये देखो सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखकर बनती है, ना कि एफिशिएंसी और मल्टीलैटरल रूल्स को देखकर। बहुत सारे तरीके हैं इसको साबित करने के। आज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइज किया जा रहा है, यूएस की बात की जा रही है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंसिफाई हो रहे हैं। तमाम ऐसे कारण हैं जो दिखा रहे हैं कि कैसे, ये ग्राफ देखिए कैसे ऊपर भागता हुआ आपको दिख रहा है। उसका रीजन यही है, सिंस 2021 आई वुड से टू वॉट एवर वी आर इन 25, बहुत चीजें बदल गई हैं, बहुत चीजें बदल गई हैं। और अगर मैं 20 साल से देख रहा हूं तो जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर, हम आपको और बताना चाहेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। बहुत गौर से सुनिएगा सर, यहां क्वेश्चन बनता है। पहला टर्म हम आपको दे दें, प्राइमरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस का मतलब क्या है? जब भी आप बैलेंस की बात करते हैं और प्राइमरी बैलेंस की बात कहीं पे भी आती है तो एक इक्वेशन याद रखिएगा कि आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है, अगर प्राइमरी वर्ड लिखा है तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। आप जैसे ही नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उसमें से हटा देंगे, तुरंत आपका प्राइमरी बैलेंस आ जाएगा, प्राइमरी बैलेंस। तो मेरे फिजिकल बैलेंस का प्राइमरी बैलेंस क्या है?
मेरे टोटल रेवेन्यू में से मैंने अगर नॉन इंटरेस्ट की चीजों को हटा दिया है, नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को हटा दिया, तो मेरा प्राइमरी बैलेंस है। इसका मतलब है, क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस को कर पा रही है? नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, मैं कोई इंटरेस्ट इसमें पे नहीं कर रहा हूं। अगर आप वाकई में एक फैक्ट देखें, तो ब्राजील और इंडिया को यहाँ हाईलाइट किया गया है दिखाने के लिए कि देखिए, जो 2020-21 के समय का सिचुएशन था, वो बिल्कुल लाल में दिखाया गया है। आज वो कैसे इंप्रूव हो रहा है इंडिया के लिए, कैसे इंप्रूव हो रहा है ब्राजील के लिए। इसका मतलब है, अक्रॉस द वर्ल्ड तो प्राइमरी बैलेंसेस खराब है, पर हम फिर भी ठीक-ठाक कर रहे हैं। हमारा प्राइमरी बैलेंस अच्छा है, मतलब सरकार के पास इतना तो रेवेन्यू आ रहा है कि डे टू डे ऑपरेशन हम कर पाएँ। अब आप चाइना को ही देख लीजिए। इसका तो एवरेज अगर आप देखिए 20-21 से कितना खराब हो गया है 25 में। फ्रांस को देख लीजिए कितना खराब चल रहा है। जर्मनी इंप्रूव कर रहा है। इटली अच्छा खासा इंप्रूव कर लिया। यूएसए अभी भी बुरा हालत है। यूके बुरा हालत है। आप फिर भी ठीक कर रहे हैं। आप फिर भी ठीक कर रहे हैं कंपेयर टू 2020, 21 आप अच्छा कर रहे हैं। तो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को मैं हटाकर जब देखता हूं, तो मतलब मेरा डेली ऑपरेशन यहां चल पा रहा है। दूसरा सवाल है, राइजिंग सॉवरेन यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, सॉवरेन यील्ड बढ़ रहा है, मतलब सरकार जो पैसा ली थी लोगों से, उस पे आज अच्छा खासा इंटरेस्ट लौटाना पड़ रहा है। सरकार इन्वेस्टर्स को जो इंटरेस्ट पे कर रही है, यील्ड जो है, जो इन्वेस्टर कमा रहा है सरकार से, वो अच्छा हो रहा है। ये कहां अच्छा हो रहा है? यूके में अच्छा हो रहा है, यूएस में अच्छा हो रहा है, यूरो में ठीक ठाक चल रहा है। मतलब जो आज हमारे लोग हमारे पैसा लेकर भाग रहे हैं भारत से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, वो कहीं यूएस यूके तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, यही तथ्य है, देखिए यही एनालिसिस है। वहां का यील्ड अच्छा हो रहा है, सॉवरेन यील्ड, तो इसीलिए लोग वहां भाग रहे हैं पैसा लेकर। इसका एक और मतलब हो सकता है कि क्या आज सरकार जो पैसा उठा रही है इन्वेस्टर से, उसके लिए ज्यादा पे कर रही है सरकार। इसका मतलब सरकार महंगा लोन उठा रही है। इसका मतलब है, हर कोई नहीं दे सकता। तो एक टर्म अगर मैं यहां लिख दूं तो बुरा नहीं होगा कि क्राउडिंग आउट हो रहा होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का क्राउडिंग आउट हो रहा होगा, मतलब वो बेचारे पैसा नहीं ले पा रहे होंगे इतना महंगा, सरकार पैसा महंगा ले रही है और उस पर रिटर्न दे रही है जो इन्वेस्टर्स हैं। यहां पर कमाई किनकी होती है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी कमाई हो जाती है। और सुनिए, हम आपको थोड़ा-सा और नीचे ले चलते हैं दिखाने के लिए। ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है, ये आपको बस समझने के लिए कि भारत की जीडीपी एक सही सिचुएशन में चल रही है। इनका मानना है कि हमारा जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, वो ठीक-ठाक हो रहा है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमारा ठीक-ठाक चल रहा है। अगर मैं 21 से लगातार निकाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, बढ़ा, 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 बढ़ा। इसका मतलब है कि लगातार 2021 से लेकर अगर मैं 25-26 तक आता हूं, तो पिछले 5 सालों में अगर स्टेडीली वर्ड आ जाए, तो मैं करूंगा कि हाँ, मेरा ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है। ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है। इस बार भी अनुमान लगाया गया है कि 6.8 से लेकर 7.2% तक आप बढ़ेंगे। अच्छी बात है, आपका ग्रोथ जीडीपी का अच्छा हो रहा है। और सुनिए, हम आपको तुरंत दूसरे पॉइंट पे ले चलते हैं कि इस जीडीपी ग्रोथ का ड्राइवर कौन है? इस जीडीपी ग्रोथ का ड्राइवर आपका है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट कंजम्पशन। बड़ा इंपॉर्टेंट सर फैक्ट है ये। आपको बता दें, प्राइवेट कंजम्पशन अगर आप देख रहे हैं और अगर आप 2020-21 से 2025-26 तक आ रहे हैं, तो स्टेडीली वर्ड यूज नहीं होगा यहां पर। हम आपको साफ लिख दें, यहां पे स्टेडीली जो वर्ड अगर आज, स्टेडीली का मतलब लगातार, वो यूज नहीं। क्यों नहीं होगा? भाई कभी 61 है, कभी 61.0 है, कभी 5 है, कभी 60.2 है, कभी 61.4 है, कभी 61.5 है, ऊपर नीचे हो रहा है। पर मजेदार बात है कि आज भारत का प्राइवेट कंजम्पशन उसके अच्छा खासा जीडीपी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। योर प्राइवेट कंजम्पशन इज ड्राइविंग इंडियाज ग्रोथ टू द एक्सटेंट ऑफ 61%। दैट गिव्स मी अ मेंस का आइडिया कि भारत की इकोनॉमी इज डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड एंड नॉट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। ये सवाल चाइना से पूछा जाए तो चाइना बोलेगा हम तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, पर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन है। साफ यहां पे दिख रहा है कि आप डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत करते हैं। मैं अगर यहीं पे एक और टर्म लिख दूं, इन्वेस्टमेंट की बात अगर कर दूं, तो यहां भी वर्ड स्टेडीली यूज नहीं होगा, पर आप देखिएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट आपका 30.0% चल रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसका साफ मतलब फिर से समझ में आता है मुझे कि सर कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा खासा परसेंटेज इन्वेस्ट में भी लगा रहे हैं और प्राइवेट कंजम्पशन के कारण बढ़ रहा है।
ग्रॉस वैल्यू एडिशन की सर आप बात करते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब ही होता है कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप एक इंडस्ट्री वाले हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो। और मेरे पास तो एक रिश्ता है, अगर मैं आपको छोटा-सा याद दिला पाऊँ, तो आप जो जीडीपी निकालने में लगे रहते हो और जीवीए से रिश्ता निकालने में लगे रहते हो, तो कहा जाता है कि जीडीपी और जीवीए का एक रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है? हम आपको 1 मिनट में बता देते हैं। जब आप जीडीपी और जीवीए का रिश्ता निकालने बैठते हैं, तो आपको ये देखना होता है कि कितना टैक्स और कितना सब्सिडी किसी चीज़ पे दिया जा रहा है। तो जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस जो टैक्स लगा उस प्रोडक्ट पर, जो टैक्स लगा उस प्रोडक्ट पर, माइनस सब्सिडी उस प्रोडक्ट पर। आपने कितना ऐड किया वो निकालना है मुझे। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी ऑन दैट प्रोडक्ट। तो ये मेरा जीवीए का वर्ड आ जाता है। खैर, अगर टोटल जीवीए देखूं तो बढ़ा है, पर मैं अगर एग्रीकल्चर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन देख रहा हूं तो कम हो रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन को अगर मैं यहां रखकर जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी कर दूं तो मेरा जीवीए आ जाए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जीवीए अगर कम हो रहा है तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रक्चरल लिमिट पर आ चुका है, इसके आगे ये बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया इंडस्ट्री में जाओ, सर्विसेज में जाओ, जो कि बढ़ रही हैं, सर्विसेज बढ़ रही हैं। आज अगर ग्रोथ रेट सस्टेन कर रही है आपकी इकोनॉमी तो उसका श्रेय जाता है सर्विसेज सेक्टर को। और आपको बता दें कि इन तीनों में सबसे ज्यादा सर्विसेज ही बढ़ रहा है और इंडस्ट्री जीवीए जो आपका 6.2% हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि ये भी आगे बढ़ रहा है। 5.4 से 5.9 से 6.2 जा रहा है, ये भी आगे बढ़ा है और तमाम स्कीम्स चल रही है ना सर आज तो इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की, इसलिए ये भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। चलिए और समझते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं कि भैया रिफॉर्म एक्सप्रेस हो गया है, पुशेस इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी। बिल्कुल सही बात है, आपका पोटेंशियल जीडीपी 7% का बिल्कुल आने वाला दिख रहा है। आइए फिस्कल डेवलपमेंट में चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको देने वाले हैं, याद रखना होगा आपको कुछ। यहाँ पे जो आपको सबसे पहले याद रखना है, ये फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का एक चार्ज है। क्या पिछले 5 सालों में फिस्कल डेफिसिट में स्टेडी डिक्लाइन दिखता है? 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 26 का एस्टिमेट बिल्कुल दिख रहा है सर कि कहीं ना कहीं 21 से लेकर अगर मैं 26 तक आ रहा हूं तो देखिए 9.2 से 6.7 से 6.5 कम कम और कम। इसका मतलब है अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिख दूं स्टेडीली तो आपके दिमाग में फैक्ट बढ़ जाना चाहिए कि हाँ, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज डिक्लाइनिंग फ्रॉम 9.2% टू 4.4%। पर एक और मजेदार बात है यहाँ, वो मजेदार बात यह है कि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है, ये क्या होता है अभी आपको बताया। टोटल रेवेन्यू से अगर आप नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हटा दो तो आ जाता है प्राइमरी का डेफिसिट, तो आ जाता है प्राइमरी का डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और तेजी से कम हो रहा है, मतलब 5.7, 3.3, 3.0, 2.0, 1.3 and 0.8. Primary deficit is getting lower and lower with a faster pace as compared to fiscal deficit. और ये अच्छी खबर इसलिए है कि आप उधार ले लेके इंटरेस्ट नहीं भर रहे हो। इसका अच्छा बात है कि आपके देश के पास पैसा है कि आप आराम से अपने ऑपरेशंस को कर पा रहे हैं। खैर, हमें सब लोग रेटिंग भी दे रहे हैं कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता हुआ दिख भी रहा है। भाई एक और जबरदस्त बात हम आपको यहां बताने वाले हैं कि पैसा आ कहां से रहा है, ये देख लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूं प्री पैंडेमिक समय की, ये जो प्री पैंडेमिक का गोला है उसमें प्री पैंडेमिक के समय 52% डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था ऑफ अ टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या अगर मैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करूं कि टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना आ रहा है, उसमें 52% जीडीपी का हिस्सा डायरेक्ट टैक्स था प्री पैंडेमिक। जैसे ही मैं अपने फाइनेंशियल ईयर 25 को देखता हूं, ये नंबर बढ़कर हो जाता है 59%। मतलब पहले 48% नॉन डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, ये कम होकर 41% हो गया। पहले लगभग दोनों बराबर थे, अब ये दोनों बदल गए।
बहुत बड़ा बदलाव है। इट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। व्हाई? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को माना जाता है कि इक्विटी लेकर आता है। अगर नॉन डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा देश में आ रहे हैं तो इसका मतलब है भाई जो अमीर आदमी हो तो पैसा दे देगा नॉन डायरेक्ट टैक्स, पर इनडायरेक्ट टैक्स को गरीब भी दे रहा होता है। अगर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आपके यहां कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है अच्छा खासा पैसा आ रहा है, जो अच्छा कमा रहे हैं, और एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। आपको अगर समझना हो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे होता है तो ये एग्जांपल साफ दिख रहा है कि कैसे आज डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहे हैं एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, और नॉन डायरेक्ट टैक्स कम हो रहे हैं लगातार। अच्छी बात है। हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल किए हैं लोग सर, 6.9 करोड़ से 9.2 करोड़ हो चुके हैं। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, जीडीपी 2.4 से 3.3% चला गया है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी का कितना प्रतिशत ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है सर? 10.8 से 11.5% हो चुका है। रेवेन्यू रिसीट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 8.5 से 9% हो चुका है। बहुत बड़ी बात है सर ये भी। खैर, हम आपको और एक दो फैक्ट देंगे और ये देखिएगा, समझते हैं। जीएसटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। जीएसटी क्या, ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम आपको बता दें, ई वे बिल वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। ई वे बिल अगर ज्यादा बने, आप ट्रक में सामान भेजते हैं, इंटरस्टेट सामान जाता है आपका, तो ई वे बिल जनरेट होता है। अगर ई वे बिल इतने अच्छे खासे वॉल्यूम में बन रहे हैं गुरु, तो इसका मतलब है कि इंटरस्टेट अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखें, हाँ तो चलिए 26 से 16 से 16.6 से 21.0 हो भाई, ईयर ऑन ईयर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा होगा भाई। कभी 26 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, ठीक है, पर वॉल्यूम वाइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है मेरा ई वे बिल। मतलब जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ये देख लीजिए आप, जीएसटी का कलेक्शन 23, 24, 25, 26 लगातार बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो सकता है कि बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि बहुत कम कम लेवल पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर फिर भी ठीक है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। जीएसटी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब आप तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म ले आए, इसका क्या मतलब है भाई? टू रेट स्ट्रक्चर ले आए, 18% स्टैंडर्ड कर दिया, 5% मेरिट गुड्स कर दिया, 40% आप डीमेरिट और सिन गुड्स को रखते हैं। अच्छी बात है। हम लोग इसका अच्छा खासा चैनल देख चुके हैं ऑलरेडी, इसका इंपैक्ट देख चुके हैं, कैसे गाड़ियों की सेल लगातार बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। सेंटर का इफेक्टिव केपेक्स आइए समझते हैं। सेंटर कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आइए देखने की कोशिश करते हैं। आप 2020 में कंपेयर करिए 2026 को। भारत की सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो यहां पर कितना था आप देख सकते हैं, 3.4%, वो आज हो चुका है 11.2। मतलब सॉरी, ये तो परसेंटेज नहीं है, ये तो केपेक्स लिखा हुआ है कि कितना हो रहा है। जो 3.5 या 3.4 लाख करोड़ था, वो आज 11.2 करोड़ हो चुका है। मतलब 4 गुना, लगभग 4 गुना। 1.9% जो हुआ करता था वो बढ़ चुका है, वो बढ़ चुका है। बहुत बड़ी बात है सर। मतलब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जो कि 2% के आसपास था, 2.5% के आसपास था, वो बढ़कर 4.3 जा रहा है। जो मेरा 3.4 लाख करोड़ होता था, आज 11.2 लाख करोड़ है। बहुत बड़ी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बढ़ा रही है। अच्छा, SASCI मतलब आप कुछ सेंटर अपना स्टेट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ एड दे देती है। अगर मैं स्टेट का ही सिर्फ जोड़कर चलूं तो 1.9 आता है। मतलब स्टेट्स कैपिटल आउटले एक्सक्लूडिंग SASCI, विच इज व्हाट? इट इज सेंटर्स योगदान टू स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसको ले लेता हूं तो 2.4% ऑफ जीडीपी सेंटर भी एड कर रहा है, स्टेट भी कर रहा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो एक टर्म आपको यहां मिला है SASCI, विच इज योर सेंटर्स असिस्टेंट। सेंटर का असिस्टेंस है कि भाई लो, पैसा स्टेट को दिया जा रहा है कि तुम पैसा लो, तुम अपना काम करो। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये दिया जा रहा है तो इसका मतलब तेजी से बढ़ाने की बात चल रही होगी, यार अपना बढ़ाया जाए, जल्दी से खर्चा बढ़ाया जाए, एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। तो ये स्पेशल असिस्टेंस है टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
बहुत टर्म आने वाले हैं, ऐसे ही कुछ देख लेते हैं फटाफट। मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन डिफाइनिंग रेगुलेटरी टच। चलिए, ट्रांसमिशन भी करा देते हैं ये पॉलिसी रेट का। आपको पता है रेपो रेट लगातार कम की गई है। इफेक्टिव रेपो रेट अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इफेक्टिव रेपो रेट आपकी चल रही है। अब यहां पे टर्म आप देख रहे हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट। वेटेड एवरेज कॉल रेट, आप रेपो रेट जानते होंगे, रिवर्स रेपो रेट जानते होंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जानते होंगे, बैंक रेट जानते होंगे। एक टर्म है वेटेड एवरेज कॉल रेट। इसका क्या मतलब है? ये एक एवरेज है वॉल्यूम वेटेड इंटरेस्ट रेट का at which the commercial banks borrow and lend fund in the overnight interbank market. तो ओवरनाइट इंटरबैंक मार्केट में जो वॉल्यूम वेटेड इंटरेस्ट रेट है जिसपे एक कमर्शियल बैंक बोरो कर रही है या लेंड कर रही है, ये एक तरह से प्राइमरी ऑपरेशनल टारगेट होता है फॉर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। वो यही है वेटेड एवरेज कॉल रेट, जिस रेट पर एवरेज वॉल्यूम वेटेड आप इंटरेस्ट रेट लगा रहे हो अपना बोरो करने में या अपना खुद लेंड करने में, उसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉल रेट। आरबीआई का यही काम है कि रेपो रेट को वो वेटेड एवरेज कॉल रेट के साथ अलाइन करके चलती है। तो एक यहां पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, वेटेड एवरेज कॉल रेट कौन यूज करता है? आरबीआई का टारगेट रेट है, ये प्राइमरी ऑपरेशनल टारगेट है फॉर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्ट ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशंस। भाई साफ दिख रहा है कि अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो हमारे पास जो मॉनेटरी डेवलपमेंट मॉनेटरी रिजर्व्स हैं, एमओ हो, M1 हो, M2 हो, M3 हो, ये कहीं ना कहीं अच्छे खासे नंबर पे जाके बैठते हैं। रिजर्व मनी एमओ अगर आप चेक कर रहे हैं, ठीक है सर 2.9, इसमें मैं सारे डिपॉजिट जोड़ लेता हूं 12.1, जो कि अच्छा खासा दिखा रहे सर परसेंटेज। तो मंथली ट्रेंड इसका भी बढ़ रहा है, आपका M3 भी बढ़ रहा है और आपका ये भी बढ़ रहा है। ठीक, अच्छी खबर है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एक सेकेंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बैंक क्रेडिट टू एमएससीज बढ़ता हुआ दिख रहा है भाई, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिख रहा है, और बैंक क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ठीक ठाक जाते हुए हमें दिख रहे हैं। हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट याद नहीं रखना है, पर हाँ ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है बैंक के पास कैपेसिटी है, वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को पैसा दे रही है। अरे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो रहे हैं। आप अगर देखें तो लगातार ही मेरे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होते जा रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होने का मतलब है कि बैंक के पास सहूलियत है कि पैसा दो, वो पैसा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और समझते हैं। तो यहां अगर कोई वर्ड पूछे स्टेडिली तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्टेडिली कम होता हुआ दिख रहा है, स्टेडिली कम होता हुआ दिख रहा है नेट परफॉर्मिंग एसेट्स। पेंशन कवरेज सर, अटल पेंशन योजना हो, नेशनल पेंशन स्कीम हो, पेंशन कवरेज आप बढ़ा रहे हैं। पहले जितना आप मैनेज करते थे फंड, आज आप बहुत मैनेज करना पड़ रहा है आपको फंड। तो चीजें ऑलरेडी बढ़ रही हैं, फाइनेंशियल 25 अगर बात करें तो बढ़ती हुई दिख रही है। टुवर्ड्स इंश्योरेंस फॉर ऑल, अच्छा बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, लाइफ टोटल प्रीमियम इज 8.9 लाख करोड़, मतलब अच्छा खासा बढ़ा है। अगर इफ यू सी, मैं अगर स्टेडी राइज की बात कर रहा हूं तो बढ़ा हुआ दिख रहा है। नॉन लाइफ टर्म ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम इसका भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं पीपल आर ट्राइंग टू टेक अप, लाइफ टोटल प्रीमियम भी दे रहे हैं, नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, मतलब बेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों का बेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं सर, आइए देखते हैं। स्टेडी राइज इन टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कोई बात नहीं, मतलब हम लोग कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, इक्विटी और डेट फ्रॉम प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 23, 24 और 218 अगर आपको फाइनेंशियल 25 में दिख रहा है, तो टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्राइमरी मार्केट में इतना 1000 करोड़ है। 218 मतलब 2,18,000 करोड़ है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, भाई इसकी तो बाढ़ लगी रही हमें, मतलब पूरी ही बाढ़ लगी रही। अगर आप देखें 164, 272, 320, ये अप्रैल नवंबर तक का आ पाया, नहीं तो और आ जाता। तो हमें लगता है ये इस नंबर से भी शूट करेगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ कंपनियां जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही है वो भी बढ़ती हुई यहां पर दिख रही है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट, बहुत कुछ किया है आपने। आरबीआई का फ्रेमवर्क आया है, फॉर्मुलेशन फॉर रेगुलेशंस।
Public sector banks introduced a credit assessment model to ease the doing business for MSMEs. RBI's free AI structured approach for financial regulators and institutions to leverage AI. सिक्योरिटी मार्केट सेबी की बात कर रहे हैं सर, सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 जो रिपील कर रहा है और रिप्लेस कर रहा है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1956 को, सेबी एक्ट को, डिपॉजिटरीज एक्ट को, भारत के सिक्योरिटी एक्ट पूरे मार्केट को कंसोलिडेट कर रहा है। सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट 2025 दिसंबर 2025 में ही आया है। हम लोग हायर एफडीआई लिमिट्स, सिंप्लीफाइड इंश्योरेंस रेगुलेशंस बहुत कुछ लेकर आए। रेगुलेटर मार्केट भी बहुत अच्छा अपना करने की कोशिश कर रहा है। माइक्रो क्रेडिट की बात करें, अब देखिए अब जो चीजें चालू हो रही हैं उसमें आप देखेंगे कि स्कीम्स की बात होगी, कौन अच्छा कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 से चालू है, मुद्रा बैंक बनाया गया, अच्छा खासा काम कर रहा है, 10 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो पीएम स्वनिधि है 2020 में चालू की, ये भी अच्छा खासा पैसा दे रही है। और जो कहानी है, मुझे फैक्ट तो याद नहीं होगा, women entrepreneurs 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स लेकर गए हैं। दिस इज अ फैक्ट फॉर मी, दिस इज अ फैक्ट फॉर मी कि women entrepreneurs को फायदा हो रहा है। ठीक है, स्वनिधि की बात कर रहे हैं, आइए स्वनिधि की बात करते हैं। कुछ फैक्ट मुझे मिले अगर, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। स्वनिधि बोरोवर्स इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, फैक्ट अभी है। 33% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर विमेन, ये देखिए फिर से फैक्ट मिला आपको। स्वनिधि में भी 33% ऑफ द बेनिफिशियरी आर विमेन, 64% कंसिस्ट ऑफ ओबीसीज, एससीज एंड एसटीज। ठीक, ये सब फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। स्वनिधि है जहां पर आपको अपना एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के लिए पैसा दिया जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर बहुत परेशान किया है। राइजिंग ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी हमें दिखा रही है ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, बहुत ट्रेड के रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स बने हुए हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड फैसिलिटेशन हो ही नहीं रहा है सर। पर फिर भी ट्रेड ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं सर, एज अ परसेंटेज ऑफ योर गुड्स एंड सर्विस की अगर आप बात कर रहे हैं, हम आपको बता दें आपका एक्सपोर्ट जो है, अगर आप इसको देख रहे हैं एस्टिमेट्स को, तो ठीक ठाक आपका ग्रोथ हो रहा है। अभी 26 का भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं, पर यहां पर एक फैक्ट है मेरे पास कि आपके टोटल एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं $850 बिलियन को टच किए हैं। मतलब मेरे एक्सपोर्ट का ठीक ठाक नंबर बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर यहां पर वो फैक्ट आता है तो हम आपको दिखा देते हैं। हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं सर। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अगर आप बात कर रहे हैं अप्रैल दिसंबर 2024, तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 322 से 330 एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट आपका 546 से 578। एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा दिक्कत यूएस का हो गया। नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक ठाक ग्रोथ दिखता है। नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट की आप बात करते हैं, ये भी ठीक ठाक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मर्चेंडाइज ट्रेड रेजिलियंट है इवन अमिड द ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी। हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। इतना अनसर्टेनिटी बना हुआ फिर भी ये बढ़ रहा है। सर्विसेज ट्रेड तो सर सबसे बड़ा ट्रेड परफॉर्मेंस आपको करके दिखा रहे हैं। आप इस फैक्ट को अगर देख लें सर, तो सर्विस एक्सपोर्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए, सर्विस एक्सपोर्ट और सर्विस ट्रेड का सरप्लस आपका बढ़ा है, 2024 से 2025 बढ़ा है। हम अगर थोड़ा पुराना चेक करना चाहते हैं सर सर्विसेज एक्सपोर्ट को, तो आप देखिएगा ये 2000 से 2025 का है। हम लगभग उसी लेवल पे जा रहे हैं सर। 2000 में तो आपका एक आईटी रेवोल्यूशन था, उसके हिसाब से है। 10 से 25 में 9.7 है, फिर 8.3 हुआ, वापस से बढ़ा है। मतलब लोगों का सर्विस एक्सपोर्ट की तरफ वापस से दिमाग और ध्यान दोनों आ रहा है। आपका यही सर्विस एक्सपोर्ट का ज्यादा होना है जो आपकी ट्रेड को बैलेंस कर रहा है। और सुनते हैं, आइए। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पुश है टू एक्सपैंड ट्रेड पार्टनरशिप। आपने मॉरिशस के साथ सीसीपीए साइन किया है, यूएई के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, जापान के साथ किया, कनाडा के साथ किया, कुछ अभी भी इंप्लीमेंट होने बाकी है। ओमान के साथ अभी हाल ही में आपने करके आए हैं, यूके के साथ आपका हो रखा है, अब यू के साथ आपका हो गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट पोजीशन, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। नेट मर्चेंडाइज अगर आप देखेंगे तो किसी जमाने में अगर आप देखें तो थोड़ा सा हम परेशान थे, पर नेट सर्विसेज हमारे पॉजिटिव रहे हैं हमेशा, और ये कहीं ना कहीं मीट करते आए हैं कि हम कैसे मर्चेंडाइज से जो हमारा लॉस हो रहा है उसको मीट अप कर सकें। नेट ट्रांसफर्स जो बाहर से आते हैं, मतलब आपके से बाहर जाते हो और बाहर से आते हो, वो भी आप देखेंगे अच्छा खासा पॉजिटिव कर रहे हैं। पर अभी चूंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 का बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ये दोनों आंकड़े बहुत सटीक नहीं आ पाएंगे। पर फिर भी अगर आप एक फैक्ट देखें
तो नेट ट्रांसफर्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं। नेट सर्विस एक्सपोर्ट अगर आप देखेंगे वो भी बढ़ ही रहा है। हाँ, ये भी बात सही है कि मर्चेंडाइज मेरा ऊपर नीचे कर रहा है, पर इसको बैलेंस करने के लिए मेरे पास नेट ट्रांसफर और नेट सर्विसेज बने हुए हैं। तो मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं अपने डेफिसिट को। मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक-ठाक पोजीशन में अभी बना हुआ दिख रहा है। आइए, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कहां कर रहा है? भारत में सबसे ज्यादा हो रहा है, उसके बाद मलेशिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर सिंगापुर है। बहुत अच्छा खासा आपके पास हो रहा है। इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स। $114 बिलियन का आप अट्रैक्ट किए हैं ग्रीनफील्ड का डिजिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ी बात है। टर्निंग ग्लोबल ओरिएंटेशन इनटू सस्टेनेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कोशिश कर रहे हैं सर। अगर आप एफडीआई की बात करें सर, थोड़ा सा हम परेशान हुए एफडीआई को लेकर, एफआईआई को लेकर, पर फिर भी ठीक है। मतलब अगर आप ग्रॉस इनफ्लो देखें, नेट एफडीआई कंफर्म कम हुआ है भारत में। इसका अपडेटेड फैक्ट हम आपको देंगे, इसमें भी नहीं होगा। बट आपके पास एफडीआई आया है, ऐसा नहीं कि एफडीआई नहीं आया है, पर उतना ही आपके देश के लोग बाहर भी पैसा लगाए हैं, इसलिए नेट एफडीआई हमारा कम हो रहा है, रिपैट्रिएशन बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। मेरे पास अभी इसका उचित एकदम फिगर नहीं होगा, तो इसके आधार पे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये हमेशा चल रहा था कि नेट एफडीआई भारत का बहुत तेजी से कम हो रहा है, बहुत तेजी से कम हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर्स रखे हुए हैं सर। फॉरेक्स रिजर्व्स मेरे पास $701 का है, $701 बिलियन एज ऑफ 16 जनवरी 2026। ये बिलियन डॉलर का नंबर है, जो 2015 से बढ़कर 2026 में 340 से $701 बिलियन हुआ है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी की अगर आप बात कर रहे हैं सर, 23% था, जो आज कम होकर 19% हो गया। मतलब एक्सटर्नल डेट भी हमारे पास बहुत नहीं है, कम हो रहा है। इंपोर्ट कवर है मेरे पास, पहले मेरे पास 8.9 मंथ्स का इंपोर्ट कवर होता था, अब मेरे पास 11.1 मंथ्स का है। करंट अकाउंट डेफिसिट -1.2% था, अब ये -0.8% रह गया है। अच्छी बात है। इन्फ्लेशन बहुत टेम हो गया है सर। अगर आप देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज 1.3%, फूड इन्फ्लेशन निगेटिव हो गया है, कोर इन्फ्लेशन 4.62 परसिस्टेंट बना हुआ है। पर अगर आप हेडलाइन का बात कर रहे हैं सर, आप देख सकते हैं कम हो गया 1.3%। फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही निगेटिव जा रहा है। अब वो अचानक से पिछले 5-6 महीने में जो कम हुआ है वही देख रहे हैं हम। इंडिया हैज सीन द हाईएस्ट रिडक्शन इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग मेजर इकोनॉमीज। इंडिया बहुत ज्यादा रिडक्शन देख चुकी है मेजर इकोनॉमीज की। अगर आप बात कर रहे हैं, बहुत देख सकी है। अगर आप ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम का बात करें तो बढ़ रहे, पॉजिटिव है। हमारे यहाँ हाईएस्ट रिडक्शन हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन का। अच्छा, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन आप समझते हैं। कोर में तो आप किसको ले लेते हैं? जो आपका बेसिक पार्ट है, इसमें आप ये फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते। जो फूड और वोलेटाइल फ्यूल जैसे हो गए, उसको आप नहीं करते। हेडलाइन में आप फूड और फ्यूल को भी ले आते हैं। चलिए, डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय अ परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइसेस ऑफ मेजर कमोडिटीज। हाँ, वेजिटेबल और पल्सेस का प्राइस कम हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। A strong base effect played a critical role in tempering the headline inflation, especially in second half of 2025। एक strong base effect था, जिसकी वजह से, अब base effect का मतलब होता है कि मैं पहले ही अगर बहुत ज्यादा नंबर पे हूं और उससे अगर कम हो जाऊं, तो एक बहुत बड़ा चेंज दिखता है। अगर ज्यादा हूं और थोड़ा ही सा कम होगा तो बहुत चेंज नहीं दिखेगा। ज्यादा हूं और बहुत कम हो जाऊं तो एक फर्क दिखता है। तो ईयर ऑन ईयर जब देखा गया तो पता चला कि हमारा बहुत कम हो रहा है क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो लगभग अभी तक हम लोग कर क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं। वेरेवर माई दिस ऑल टॉक्स अबाउट मे बी ट्रेंड फैक्ट्स, हम लोग को वहीं रुकना है। कोर इन्फ्लेशन सर लगभग बराबर ही चल रहा है, ये बहुत जल्दी बदलता नहीं है। कोर इन्फ्लेशन आपका नहीं बदलता है बहुत जल्दी। हेडलाइन वोलेटाइल होता है, वो बदल जाता है। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टॉप। फैक्टर्स दैट मेड इन्फ्लेशन बेनाइन: moderate inflation in the global prices of key metals, below normal temperature coupled with above normal monsoon, improved stock position of food grains, pass through of GST rates rationalization। सही बात है, जीएसटी के जब पास आउट हुआ रेट को, तो सारी चीजें थोड़ी सस्ती होने लगी। पल्स, जो पल्स में वोलेटिलिटी देखती थी, पल्सेस में, दाल में, वो भी कम देखने को मिली है। एग्रीकल्चर की आइए थोड़ी बात कर लेते हैं सर। डाइवर्सिफाइंग द एग्रीकल्चर एवरेज जीवीए ग्रोथ की अगर आप बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी हुआ, क्रॉप, लाइफ स्टॉक और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में, आप देख सकते हैं कैसे ही 7.2% का एवरेज ग्रोथ बना के बैठा है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। लाइफ स्टॉक भी ठीक है, क्रॉप्स बेचारा कमजोर है, इस समय क्रॉप्स कमजोर है। लैंड डाइवर्सिफिकेशन बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए कमजोर है। इथेनॉल की तरफ भी लोग जा रहे हैं, इसलिए क्रॉप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है।
गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को, तमाम स्कीम्स हैं, इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे जब हमें लगेगा। आइए लेट्स स्टॉप। इंडिया का सर्विसेज जीडीपी ग्रोथ आउट परफॉर्म्स द ग्लोबल ट्रेंड, सही बात है। भारत का सर्विसेज में जो ऐड हो रहा है ना, वो आउट परफॉर्म कर रहा है ग्लोबल ग्रोथ को भी। अगर आप इंडिया को देख रहे हैं तो ये देखिए तेजी, ये देखिए प्री कोविड एवरेज ग्रोथ, 2024 का एवरेज ग्रोथ, वी आर डूइंग दिस। चाइना भी कहीं पीछे नहीं है, चाइना भी अच्छा कर रहा है। यूएस वर्ल्ड सब सस्ते पड़ गए, कम पड़ गए, सुस्त पड़ गए। चाइना और भारत अच्छा यहाँ कर रहा है, किसमें? जीवीए सर्विसेज में बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे यहाँ 7.2% से बढ़ रही है। तो सर्विसेज सेक्टर इज द मेजर ड्राइवर ऑफ योर ग्रोथ, दैट्स वेरी ट्रू। सर्विसेज सेक्टर के कारण ही आप इतनी तेजी से आगे बढ़ भी पा रहे हैं। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, आइए देखते हैं। यहाँ पर बात किया गया है अर्बन एम्प्लॉयमेंट का भी, बिल्कुल शेयर सबसे ज्यादा आपका सर्विसेज का ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट में भी। आइए लेट्स फाइंड आउट वेयर डू आई हैव टू स्टॉप नेक्स्ट। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ठीक है, ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। आई डोंट फाइंड अ क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम हियर। टूरिज्म सेक्टर, डोमेस्टिक रेजिलियंस, नो डाउट अभी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। जहां ट्रेंड होगा हम लोग रुकने की कोशिश करेंगे। हाँ, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आपके यहाँ बढ़ रहे हैं, जो एमएनसीज ओन्ड होते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वो आपके यहाँ बहुत बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ठीक है, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस आपका अच्छा कर रही है। रियल मैन्युफैक्चरिंग जीवीए भी आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। अगर आप थोड़ा सा यहाँ रुके तो अलग अलग सेक्टर्स का है, सीमेंट का है, फिनिश्ड स्टील का है, यहाँ कोल का है, ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हमें नहीं लगता कि सेक्टर वाइज आपको याद भी हो पाएगा और आप इसको याद कर पाएंगे। तो कोशिश मत करिए परेशान होने का, जहां लगता है वहां रुकिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का माहौल चल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बने। प्रोडक्शन, सेल और एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स का बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स क्या लगातार बढ़ा है? नहीं। टोटल प्रोडक्शन क्या लगातार बढ़े? अगर आप देखेंगे प्रोडक्शन को, तो अगर मैं 2021 से देखूं, 21 से देखूं तो लगातार बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेल 2021 से तो नहीं, 22 से बढ़ती हुई दिख रही, तो यहाँ स्टेडी का क्वेश्चन नहीं बनता। ग्रोइंग ईवी रजिस्ट्रेशंस, हाँ मुझे दिख रहा है कि ईवी का रजिस्ट्रेशन ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है, चलिए अच्छी बात है। ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, अगर आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स 25 में, अगर एक्सपोर्ट की आप बात करें तो 1.2, 1.9, 2.4 और 3.3 एक्सपोर्ट्स हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट्स क्यों हुआ होगा? क्या मेरे पास कोई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके कारण ये होता हुआ दिख रहा है? तो 30 फोल्ड इंक्रीज हो गया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वैल्यू में। क्यों? आपका स्कीम काम कर रही है, कौन सी? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम काम कर रही है। इंपोर्ट भी आप कौन सा कम कर रहे हैं? इंपोर्ट भी आप बढ़ा ही रहे, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे, इंपोर्ट भी बढ़ा और आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे, दैट्स गुड। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन एक्सपोर्ट आपके यहाँ से बढ़े तो अच्छा है। इनोवेशन, इकोसिस्टम, रिसर्च, आईपी सब आपका ठीक है आता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। लेट्स सी। इंडिया रैंक्स ग्लोबली 12th इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर, 4th इन ट्रेडमार्क, 6th इन पेटेंट। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का 2024 का रिपोर्ट है, जो ये बता रहा है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू बता रहा है, टॉप 5 ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। अच्छी बात है कि आपके यहाँ भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, केपेक्स हमारा बढ़ा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखें तो लगातार ही हमारा केपेक्स बढ़ता जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं बढ़ता जा रहा है। हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी की अगर आप बात कर रहे हैं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं, सीधे रुकते हैं वहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नेशनल हाईवे नेटवर्क अच्छा खासा बढ़ गया। ऑपरेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर्स 10 गुना बढ़ गया, ये 2014 से मैं कंपेयर कर रहा हूं। एवरेज कमीशनिंग ऑफ रेलवे नेटवर्क पर ईयर तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सटीक बैठ रहा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एवरेज कंटेनर वेसल टर्न अराउंड टाइम कम हो रहा है, लोग जल्दी से पोर्ट पर आ रहे हैं, सामान खाली करके चले जा रहे हैं। पावर सेक्टर कैपेसिटी आप अगर देखें, अच्छी खासी कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी एडिशन बढ़ रहा है। इंप्रूवमेंट डेली एवरेज पावर सप्लाई ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। मतलब मेरा पावर सेक्टर हो, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हो, सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। डिजिटल कनेक्टिविटी नो डाउट बढ़ती हुई दिख रही है हमें। तो यहां पे क्वेश्चन बहुत जल्दी तो नहीं बनते हैं, पर फिर भी ये अच्छा एरिया, क्योंकि आईसीटी की अगर आप बात करें तो यहां पे क्वेश्चन बनने की कई बार उम्मीद बढ़ जाती है। एवरेज रेवेन्यू रियलाइजेशन पर सब्सक्राइबर पर जीबी वायरलेस डेटा बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोगों ने अपना प्राइस गिरा दिया। देखिए अब क्या है,
मैं गलत कई बार कंपैरिज़न भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को 2014 से ही कंपेयर करके दिखा दूँगा, तो फिर आपको लगेगा कि यार देखो सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो कई बार डेटा आपको एक गलत भ्रम भी दे सकता है। भाई 2014 से कंपेयर कर रहे हैं हम आधे चीज़ों को, तो आपको दिखाई देंगे कि अरे वाह! सब बहुत बढ़िया चल रहा है। पर कई बार भाई कंपेयर करिए 20, 21, 22, 23, 24, 25 का कंपैरिज़न होना चाहिए, 14 से ही सब कुछ कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक। यहाँ पे अच्छा खासा आपको दिख रहा है, टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन ठीक-ठाक लोगों को मिल रहा है। ये 2019 की फिगर है, ये 2025 का फिगर है, जहाँ पे लग रहा है भाई 100% 76% कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स हैं हमारे पास और आप देख सकते हैं कि कैसे स्टार बना हुआ दिखा रहा है आपको हर घर जल रेटिफाइड सर्टिफाइड स्टेट्स हैं। अरे एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत कुछ बोला गया। एनवायरनमेंट में अगर आप देखें सोलर पावर पर गीगावाट के लिए सिल्वर इतना चाहिए, पॉलीसिलिकॉन चाहिए, एल्यूमीनियम चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड सिल्वर के लिए, एल्यूमीनियम के लिए इतना चाहिए। विंड पावर पर गीगावाट मटेरियल रिक्वायर्ड कॉपर चाहिए, ट्रक लोड हमें इतना चाहिए। तो रिन्यूएबल्स को आपको आगे बढ़ाना है। हमारा अगला एनर्जी का पिलर पिलर रिन्यूएबल्स ही है। हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर भी आगे बढ़े, हम चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी भी आगे बढ़े। अब तो हमारा दिमाग न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो न्यूक्लियर का जो 20,000 करोड़ एलोकेशन हुआ था 2025-26 के उसमें हम लोग इसको लगभग जो 9-10 गीगावाट है हम उसको करना चाहते हैं 100 गीगावाट। बहुत बड़ी बात है। शांति एक्ट ऑलरेडी आ चुका है जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी कराएगा। अब आपका इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र भी बढ़ने वाला है। दिक्कत आएगी वो एक ही है क्लियरेंस की। जो दूसरी दिक्कत आएगी वो आएगी कि क्या मेरे पास इतना पैसा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। परिवेश 3.0 को सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए कि कैसे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म लाना है, कैसे क्लियरेंस देना है, परिवेश 3.0 बन गया है। क्लियरेंस सिंगल विंडो मिल जाएगा। परिवेश याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जाएगा, डीक्रिमिनलाइजेशन थ्रू जन विश्वास एक्ट। भाई कुछ छोटा मोटा क्राइम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, पेनाल्टी भरो, काम करते रहो। इंडिया क्लाइमेट सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं सर। यही सबसे बड़ा चुनौती है कि कमिटमेंट तो है पर पैसा नहीं। हम लोग इसी में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसा भी हमें मिल जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज को भी इवॉल्व किया जाए 10 से 15 2020 के ऑनवर्ड हम लोग कैसे अडेप्ट करें वो भी हम कोशिश कर रहे हैं टू द चेंजिंग क्लाइमेट नीड्स। एजुकेशन एंड हेल्थ आज भी आप 2-2.5% ही अपने जीडीपी का खर्चा कर पा रहे हैं, तो ये भी सबसे बड़ा दिक्कत चल रहा है। एनरोलमेंट बढ़ रहा है दोनों ही जगह, हायर एजुकेशन में भी, स्कूल एजुकेशन में भी। हमने वहां बोला 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कर देंगे और हायर एजुकेशन में बोले 50% कर देंगे। देखते हैं होता क्या है, बट वी आर स्टिल गिविंग ओनली 2.5 to 3% ऑफ जीडीपी इन दीज। ठीक, यहाँ पे एफडीआई लाने की कोशिश की जा रही है। हेल्थ केयर की बात करें सर 37% ड्रॉप इन आईएमआर ओवर द पास्ट डिकेड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70.3 हो चुकी है, बढ़ रही है सर, धीरे धीरे बढ़ रही है। कैलोरीज की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इंटेक बढ़ रहा है लोगों का, अर्बन हो रूरल हो बढ़ रहा हो, प्रोटीन इंटेक बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ठीक ठाक लगे हुए हैं इन ट्राइंग टू सपोर्ट द पीपल। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, 1.8 प्लस लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशनल विद फुटफॉल ऑफ 506 करोड़ लोग। 3.78 लाख ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडेड टू स्टेट्स। 42 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेटेड। आयुष्मान भारत स्कीम बहुत अच्छे से चल रही है। इंप्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेबर मार्केट की बात करते हैं सर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दैट मींस ऑफ द टोटल पीपल, कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर पाया आपकी इकोनॉमी में, आप देखेंगे तो 55, 50.3, 50.4, 55.8, 56.1 लगातार हर महीने बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चूंकि हम भाई नवंबर दिसंबर में अमूमन दिखाई देते हैं कि कम हो रहा है रेट, वो हमने दिखा दिया और लगभग हमारा जो एवरेज बना रहा वो 5.2, 5.3 के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट बना रहा। लेबर कोड आ गए हैं सर, 4 कोड हम ले आए, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस का कोड आ गया है। यहाँ पर सारी बातें अच्छी की गई हैं, बस एक दिक्कत है कि गिग वर्कर्स के लिए अभी भी यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा अभी भी दिक्कत है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आज 41.7% है, अभी और बढ़ेगा ये। अ फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट फीमेल का गिरेगा क्योंकि भाई वो जाएगी जब लेबर फोर्स में तो ये गिरना ही गिरना तय है। वर्क स्ट्रक्चर हम बदल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ठीक, ये सब चीजें अच्छी है। गेटिंग स्किल्स राइट, स्किलिंग राइट, हम लोग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं ताकि सही स्किल दिया जाए एज पर द इंडस्ट्री नीड्स।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 4.0 लॉन्च हो रहा है, इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात करें सर, रोड अच्छी बन गई है, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हम लोग कर रहे हैं। आई डोंट फाइंड अ क्वेश्चन ओवर हियर। तो दैट वाज द इकोनॉमिक सर्वे जो मेजरली आपको दे रहा था कि भाई अपने को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको दे रहा था। माय स्टिल देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई वुड से, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि भाई मुझे वाकई में अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपने को ट्रेंड देखना है, बस फैक्ट देखना है, टर्म्स देखने हैं। अगर टर्म्स आ रहा है रुक जाइए, बाकी मत रुकिए कहीं पे भी। और हम आपको बता रहे हैं इसका तो जिस्ट आपको मिल गया है, पढ़ के बैठ लीजिए एक बार, कहीं भी फैक्ट और ट्रेंड लिख लीजिए। और अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो हमारी स्पेशल क्लासेस में वापस से होगा। 60% अभी ऑफ चल रहा है, मतलब 17,999 में पूरा कोर्स आप हमारा लीजिए सीएमसी कोड लगाकर। 12 महीने कोर्स है 17,999 रुपए में। और हमारा बैच चालू हो रहा है 31 दिसंबर को, जुड़ सकते हैं आप। 1999 में आपको पूरा रिवीजन टेस्ट सीरीज हमारी मिल जाएगी। और 31 तारीख को हमारा एक होगा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इसको देना मत भूलिएगा, जरूर दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा और जुड़ के देखिए, आपको फायदा मिलेगा। लेट्स क्रैक इट। बाय, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।